नमस्कार। आज हम जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी, पर शायद सबसे महत्वपूर्ण इकाई पर गहराई से नजर डालेंगे। कोशिका यानी कि सेल। वो एक तरह की अविश्वसनीय दुनिया जिससे हम और हमारे आसपास का हर जीवित प्राणी बना है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो कोशिका की खोज, उसकी बनावट और उसके अंदर चलने वाले हैरतअंगेज कारखानों मतलब ऑर्गेनेल पर रोशनी डालती है। ये जानकारी खासकर नीट की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर नींव का पत्थर है ही, पर मुझे लगता है ये हर किसी के लिए दिलचस्प है जो जीवन के रहस्यों को समझना चाहता है। हाँ, क्योंकि ये समझना कि एक अकेली कोशिका कैसे काम करती है, असल में यही तो बड़े सवालों जैसे हम कैसे विकसित हुए या बीमारियां कैसे होती हैं, उनको समझने की कुंजी है। तो चलिए इस सूक्ष्म दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये कोशिका है क्या भला? ये है क्या चीज? देखिए, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक और कार्यात्मक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है और जीवन के लिए जरूरी सारे काम जैसे ऊर्जा बनाना, बढ़ना, प्रजनन करना, ये सब कोशिका के स्तर पर ही होते हैं। चाहे वो एक अकेला बैक्टीरिया हो या फिर खरबों कोशिकाओं वाला इंसान, सब कुछ सेल लेवल पर होता है। अच्छा, और इसकी कहानी शुरू हुई काफी पहले है ना? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में कुछ खाली बक्से देखे थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही उन्हें सेल नाम दिया था, हालांकि वो मृत कोशिकाएं थीं। हाँ, मृत कोशिकाएं। असली जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय जाता है एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया जैसी चीजें देखी। कमाल है। और फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने केंद्रक खोजा। सही। उन्होंने कोशिका के अंदर एक घना हिस्सा देखा, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, उसको पहचाना। और इन खोजों से ही फिर वो कोशिका सिद्धांत निकला, श्लाइडन और श्वान। उन्होंने बताया कि पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी अहम बात रुडोल्फ विर्चो ने कही थी। हाँ, सही पकड़ा। विर्चो ने 1855 में कहा, ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला? हाँ, यानी हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। यही कोशिका सिद्धांत का सार है। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से आती हैं। जीवन की निरंतरता का आधार यही है। तो ये तो तय हो गया कि कोशिकाएं ही जीवन का आधार हैं। लेकिन क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं नहीं, मुख्य तौर पर दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया वो थोड़ी सरल होती हैं। उनमें क्या कहते हैं, असली केंद्रक नहीं होता और झिल्ली वाले ऑर्गेनेल भी नहीं होते। उनका जेनेटिक मटेरियल बस कोशिका द्रव्य में ऐसे ही तैरता रहता है। अच्छा, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनसे पौधे, जंतु, हम सब बने हैं, वो ज्यादा जटिल होती हैं, उनमें क्या फर्क है? बिल्कुल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक झिल्ली से घिरा हुआ प्रॉपर केंद्रक होता है जिसमें डीएनए सुरक्षित रहता है। साथ ही उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जैसे कई झिल्ली वाले ऑर्गेनेल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड काम। एक अहम अंतर, और ये खासकर नीट के नजरिए से बहुत जरूरी है, वो राइबोसोम का है। राइबोसोम, वो प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ, प्रोकैरियोट्स में 70 एस टाइप के मतलब थोड़े छोटे और यूकैरियोट्स में 80 एस टाइप के यानी थोड़े बड़े राइबोसोम होते हैं। 70s और 80s, ये एस क्या है? ये एस स्वेडबर्ग यूनिट है। ये असल में आकार और घनत्व बताती है। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो कितनी तेजी से नीचे बैठते हैं। और ये अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के 70 एस राइबोसोम पर ही असर करती हैं। हमारी अपनी कोशिकाओं के 80 एस को छोड़ देती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत चालाकी से काम करती है दवाएं। अच्छा, अब कोशिका के अंदर के इन हिस्सों, ऑर्गेनेल्स पर आते हैं। सबसे बाहर तो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना? वो गुलाब जामुन वाली बात मुझे याद है। हाँ, सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये झिल्ली फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी है जिसमें प्रोटीन तैरते रहते हैं, जैसे चाशनी में गुलाब जामुन। हाँ हाँ हाँ। ये सिर्फ एक थैली नहीं है, ये एक बहुत ही सिलेक्टिव गार्ड है। ये तय करती है कि क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा। इसे सेमी परमिएबल कहते हैं। इसकी जो तरलता है वो इसे लचीलापन देती है और कोलेस्ट्रॉल इसे स्थिरता देता है। और पौधों में इसके बाहर एक और परत होती है, दीवार जैसी। सही कहा, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल।
ये सेल्यूलोज की बनी होती है पौधों में और कोशिका को मजबूती और एक निश्चित आकार देती है। ठीक है, अब अंदर चलें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये क्या चीज है? हाँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये कोशिका का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, एक तरह का इंटरनल ट्रैफिक सिस्टम। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और रिक्तिका वैक्यूल आते हैं। ये सब मिल के काम करते हैं। अच्छा, तो ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? सुनने में तो बड़ा जटिल लग रहा है। इसे एक फैक्ट्री और पोस्ट ऑफिस का मिलाजुला रूप समझिए। ER में प्रोटीन और लिपिड बनते हैं। रफ ER पर राइबोसोम होते हैं तो प्रोटीन बनते हैं, स्मूथ ER पर लिपिड। अच्छा, फिर गोल्जी उन्हें रिसीव करता है, उनकी छटाई करता है, उन्हें पैक करता है और सही पते पर भेज देता है, चाहे कोशिका के अंदर कहीं और या कोशिका के बाहर। और लाइसोसोम वो क्या है? लाइसोसोम सफाई कर्मचारी हैं या कह लीजिए रिसाइकलिंग सेंटर। ये पुराने या खराब हो चुके ऑर्गेनेल या बाहर से आई अनचाही चीजों को पचा जाते हैं। इनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। कमाल है, पूरी व्यवस्था है अंदर। और वो पावर हाउस, उसका नाम तो सुना है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस। यहीं पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन से ऊर्जा यानी ATP बनती है। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा की करेंसी। बिल्कुल। पौधों में इनके अलावा प्लास्टिड्स भी होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जो सूर्य की रोशनी से खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। हाँ, क्लोरोप्लास्ट। और सबसे हैरतअंगेज बात पता है क्या है? क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का DNA होता है और अपने राइबोसोम्स भी, वो भी 70S वाले, प्रोकैरियोट्स जैसे। अपना DNA, कोशिका के अंदर एक और छोटी कोशिका जैसी संरचना, ये कैसे हुआ? यही तो एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत कहता है। ये बहुत दिलचस्प थ्योरी है। बताइए ना। माना जाता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट असल में स्वतंत्र बैक्टीरिया जैसे जीव थे, जिन्हें शायद किसी बड़ी प्रिमिटिव यूकैरियोटिक कोशिका ने निगल लिया। लेकिन पचाने के बजाय वो वहीं स्थायी रूप से बस गए और एक आपसी फायदे का रिश्ता बन गया। बड़ी कोशिका को ऊर्जा मिला या भोजन मिला और इन छोटे जीवों को सुरक्षा। वाह, मतलब सहजीवन, सिम्बायोसिस। हाँ, एंडोसिम्बायोसिस। ये सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे सहयोग से ज्यादा जटिल यूकैरियोटिक जीवन का विकास संभव हुआ। ये तो वाकई जीवन के विकास की कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। कमाल है। और आखिर में कोशिका का कंट्रोल रूम, केंद्रक। बिल्कुल, न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग है। यहीं पर क्रोमोसोम के रूप में DNA सुरक्षित रहता है, सारा जेनेटिक मटेरियल। और यही DNA कोशिका के सारे कामों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कोशिका कब विभाजित होगी, सब कुछ। और केंद्र के अंदर भी कुछ होता है। हाँ, केंद्रक के अंदर एक और घनी संरचना होती है, न्यूक्लियोलस। यहीं पर राइबोसोम बनाने का काम शुरू होता है। राइबोसोमल RNA यहीं बनता है। तो संक्षेप में देखें तो एक अकेली कोशिका, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ऊर्जा बनाने से लेकर सामान बनाने और भेजने तक, सफाई करने तक और सब कुछ कंट्रोल करने तक, सब एक झिल्ली के अंदर। बिल्कुल। रॉबर्ट हुक के उन खाली बक्सों से लेकर आज की हमारी इतनी विस्तृत समझ तक कोशिका की कहानी लगातार खुल रही है। हर ऑर्गेनेल अपने आप में एक जटिल मशीन है और ये सब मिलकर जीवन का वो अद्भुत संगीत रचते हैं जिसे हम देख पाते हैं। तो क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि कैसे इन नन्ही, लगभग अदृश्य इकाइयों के संगठित होने से ही हम जैसे जटिल जीव और पृथ्वी पर जीवन की इतनी विविधता संभव हो पाई है? शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य इसी छोटी सी कोशिका में ही छिपा है। इस पर विचार